टू ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एल आए थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं डेट आप। से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया है, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिवांस रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया जो है अपनी रिफाइनरी विदेशों में, आज 70 देश इंडिया से मांग करने लगे हैं कि हमारे देश में रिफाइनरी खोलनी चाहिए। उसी के ऊपर आम पाकिस्तानियों की क्या राय है, देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैद अकरम। सर, इस वक्त ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है। लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ। तब इनके मनमोहन सिंह इनके फॉरेन जो है आपके मिनिस्टर थे। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। हमने कायदे आज़म से ही जो है वो जब भी स्टार्ट लिया तो हमने पहले से ही अमेरिका से एड लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर आप इसी तरह से देखें कि जनरल अयूब खान यहाँ पे आए, जो कि 5 स्टार जनरल थे। इसी तरह से अमेरिका में आइजनहोवर थे, प्रेसिडेंट आइजनहोवर, तो दोनों मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग थे। अब दोनों की सेम थिंकिंग ज़रूर थी, लेकिन हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि वो हम उनके डेट ट्रैप में आ गए। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, जैसे कि उसने यूजुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। इंपीरियल स्टेट्स यूजुअली ऐसा करते हैं। अब जो बात आपकी है, पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जांपल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की। दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है, डेट्स मिल रहे थे, लोन्स मिल रहे थे, एड मिल रही थी। इस वजह से मिल रही थी कि हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, और जो टू ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एल आए थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं डेट आप। से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें। इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आ जाएं आप, देखें, आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है, लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई है, किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई ही नहीं है। सब वही है जो हमें बना के किसी ने दे दिया। अब आप आ जाएं कि जो ऑयल आप जब भी किसी से, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसको वो रिफाइन फॉर्म में नहीं होता है। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको पहले रिफ़ाइन करना होता है। रिफ़ाइन करने के बाद वो लोकल मार्केट में आप लोगों को एक्सेस देते हो, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। अब इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है। और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा
कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ या 17 आई गेस आपने कहा था 70। 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी दें, मशीनरी दें हमें। हार्डवेयर इक्विपमेंट दे एक्चुअली। बिल्कुल। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को बूम किया और लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से कर गए। हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो आपकी जो है स्टील मिल है कराची की। ऐसा ही है। अब वो स्टील मिल का पर्पज़ ये था कि वो एक्चुअली उसने प्रॉफिट नहीं देना था आपको। उसका पर्पज़ ये था कि वो ऐसा हार्डवेयर प्रोड्यूस करेगी, ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करेगी जो दूसरी मिलों में एज अ टूल यूज़ होंगे या एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। हमने शुरू से ही उसके ऊपर भी ये देखना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ से कोई प्रॉफिट आए। वो एक्चुअली बनी ही नहीं थी प्रॉफिट के लिए, बनी थी रशिया के तावन से, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं। हमने उसका भी मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं किया। अब वो आपकी एक स्ट्रेंथ होने की बजाय, लेवरेज होने की बजाय आपकी एक लाइबिलिटी बन चुकी है। अब वो आपकी स्टील मिल जो है वो आपको ही कॉस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर आप इसी तरह से इंजीनियरिंग के हवाले से रिफाइनरी में चले लगा ले आपने, उसमें भी लॉस में है। आप जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं, जैसे आपकी PIA है, आपकी रेलवे है, आपकी स्टील मिल है, ऑल इज़ गोइंग ऑन इन क्राइसिस। वो कोई भी देख लें आपके इन क्राइसिस है, उसमें आप स्टेट जो है उसको खुद से स्टेट को उसमें पैसा लगाना पड़ रहा है। वो बर्डन है स्टेट के ऊपर। इंडिया ने प्राइवेटाइज़ किया 91 में, 90s में। अगर पाकिस्तान भी उसको प्राइवेटाइज कर दे तो क्या होगा कि मार्केट में डिफरेंट लोगों का जब कंपटीशन बनेगा, प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जब प्रॉफिट बनाते हैं तो वो दूसरी कंपनी के साथ compete भी कर रहे होते हैं। उसकी वजह से दो लोगों में जब कंपटीशन होता है तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है और प्राइस कंट्रोल में आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टच कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूँ। तो हमें इन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरी के सेटअप को भी प्राइवेटाइज़ करते हैं तो मैं नहीं ये समझता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आप अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लेकिन सर हम ये कर्जे लेने वाले एम से बाहर निकले तो कुछ करें ना। हमारा तो मोटिव यही होता है कि हमने IMF से 1 अरब का कर्जा लेना है भाई, और हम इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमने कर्जा लेना है, कर्जा लेना है, कर्जा लेना। पहले वाला कर्जा उतारा नहीं, नया कर्जे के नीचे हमारी पूरी कौम जो है वो दब गई है। पैदा होने वाले हर बच्चे के सर पे कर्जा है। तो देखें, ये हमारा, आपने बोला इंडिया की बात की, आपने कहा कि इंडिया ने अपने आप को पे इन्वेस्टमेंट किया, काम किया, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा दिया। मुझे बताएं, इंडिया कितनी बार गया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए? 1 दफ़ा या 2 दफ़ा? उसके बाद इंडिया ने आज तक 70 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से ऑयल रिफाइनरिंग के लिए कहा है, उनसे रब्ता किया है। क्या कहेंगे, हम आज तक रशिया से कच्चा तेल नहीं ख़रीद पाए और इंडिया ना सिर्फ धड़ाधड़ दूसरे ममालिक से ख़ाम तेल ख़रीद रहा है बल्कि उनको रिफ़ाइन भी कर रहा है और रिफ़ाइनरिंग मशीनरी और यूनिट्स भी लगा रहा है। देखिए, इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिज़र्व्स भी जो है, फाइनेंशियल रिज़र्व्स भी जो हैं इकनॉमिक अच्छे नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा कि फर्स्ट स्टेप पे अपनी ऑयल की कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करें। ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इन्हेंस करें। उसको देखें, हम में से बहुत सारा आप देख रहे हैं हर साल गाड़ियों की तादाद सड़कों पे बढ़ रही है। उसकी वजह से बैंकिंग की लीज ऑप्शंस ईजियर थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। पहले सबसे गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करे कि कितने % लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने % लोग बाइक्स यूज़ कर रहे हैं और गाड़ियों के अलावा, और कितने % हैं जो कि अपनी सेल्फ कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप देखें सड़कों पे 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वो 10 बंदा जो है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए तो आप देखें उन 10 गाड़ियों की पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। सर, आपको नहीं लगता इसका एक तरीके का ये भी हो सकता है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज पैदा करें? अभी ये कल की शायद खबर है,
कहा जा रहा था कि 8 बजे जो है वो 1 जुलाई से मार्केट्स और तमाम कमर्शियल एरियाज़ बंद कर दिए जाएंगे ताकि तवानाई बचाई जाए। चलिए ठीक है, तवानाई को बचाना एक अच्छा इकदाम है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमें तवानाई प्रोड्यूस भी करनी चाहिए? देखिए वो मार्केट बंद कर देने से या बाकी जो एनर्जी रिसोर्सेज को कंजम्पशन को उस साइड पे रिड्यूस करने की बजाय आपके पास जो फ्री एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें भी तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपके रिजर्व्स में कुछ पैसे हों। आप कर सकते हैं फ्री एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो चीप रिसोर्स है वो हाइडल एनर्जी है। ठीक है, हाइडल एनर्जी के बाद जो मोस्ट चीप रिसोर्सेज में जो दो हैं वो आपके पास विंड है और सोलर पैनल्स के थ्रू जो सोलर्स है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, हाइडल एनर्जी से ज़्यादा चीप कोई दुनिया में, इवन जो कहते हैं ना कि आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा के भी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाईली, मतलब कि कॉस्ट जो है वो कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लस वो पर यूनिट कॉस्ट उसकी भी बहुत हाई है। आपने अगर कॉस्ट रिड्यूस, आपकी बात ये कि आप जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात मैंने इसलिए की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा के देख लें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को उठा के देख लें, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होती है। लोग साइकिल्स भी यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी यूज़ करते हैं, पैदल चलना भी पसंद करते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में भेड़ बकरियों की तरह एक बस के अंदर जो है वो लोगों को जो है वो फेंका होता है। आप और मैं क्यों नहीं बसेस को जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं? इसी वजह से ना कि हमें जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। अगर उसका कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर दें, आप देखें 70% पेट्रोल की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। आप अच्छा, इंडिया का मुझे बताएं कि इंडिया को जो 70 ममालिक ने एक्सेस किया है, क्या आप हमें ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी दें? क्या कहेंगे, मतलब इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इसमें मैं तो एक तो ठीक है, इंडिया का एक अपना विजन है, वो अपने विजन के अकॉर्डिंगली चल रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि इंडिया में एक टाटा कंपनी भी है और वो एक इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी एक कैंपेन कर रही है। ठीक है, और मेरे ख्याल में हमें अब वो पुराने एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है ना वो नहीं रहना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक कन्वेंसेस की तरफ मूव ऑन होना चाहिए और एनर्जी रिसोर्सेज को वहाँ पे यूटिलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम फिर वही पुराने चीज़ों पे लगे रहें। दोस्तों आपने देखा ही कि आम पाकिस्तानियों की क्या राय थी कि इंडिया जो तेल रिफाइनरी जो खोल रहा है तो उसमें एक बहुत अच्छा ऊंचा मुकाम इंडिया हासिल कर चुका है। लेकिन इसीलिए पाकिस्तानी भी इसको सोच रहे हैं कि काश हमारा देश भी पाकिस्तान में रिफाइनरी ओपन करता और विदेशों को भी रिफाइनरी लगाता, तो इससे उनका देश और तरक्की करता। ये उन लोगों का बोलना है। इंडिया की रिफाइनरी देखकर वो लोग वाकई में चकित हो गए हैं कि यार इंडिया इन्हीं के साथ आज़ाद हुआ था और आज इंडिया कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। ये इन लोगों की यही सोच है। आज इंडिया उस स्थिति पहुंच गया कि 10 देश इंडिया से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ रिफाइनरी खोलिए, हमारे यहाँ तेल रिफाइनरी खोलिए, हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी खोलिए। इसी को सोचकर पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमारे देश में आज तक कोई रिफाइनरी नहीं है। एक दो रिफाइनरी हैं इन लोगों के देश में, ये खुद बोल रहे थे कि हमारे देश में एक सऊदी अरब ने खोल रखी है, एक रूस ने खोल रखी है, लेकिन इन लोगों का उसमें कुछ नहीं है। इन लोगों यही देख देख कर ये लोग कह रहे थे कि हमने इतना कर्जा ले रखा था, हर देश से इन्होंने इतना कर्जा लिया था कि कुछ ना कुछ अपने देश में हम नया करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक उस देश के लिए कुछ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति में वो पैसा बहाया, ऐसे कंस्ट्रक्शन में पैसा बहाया जिससे कोई इन लोगों को लाभ नहीं हुआ और ये आज इतने बड़े कर्जदार बने हैं कि कोई भी देश अगर इनसे मदद की, अगर ये किसी देश से मदद की गुहार भी लगाते हैं तो पहले ही वो देश इनके लिए सैंक्शन लागू कर देता है, इन लोगों को प्रतिबंधित कर देता है कि ये चीज़ हम यूज नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं यूज करेंगे। और ये लोग उसको देखकर ये पीछे हट जाते हैं और फिर कर्जा लेना भूल जाते हैं। ये लोग, इनकी वो स्थिति हो चुकी है कि आज कोई भी देश इनके लिए कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक पड़ोसी मित्र देश है, बहुत ही उसके लिए मानते हैं चीन। चीन ने इनकी सबसे ज़्यादा बैंड बजाई है। उसने इन्हें कर्जा दे देकर और इनका पैसा कहीं भी अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कराया और आज उसके इतने बड़े कर्जदार हो गए कि आज उससे फिर इन्होंने कर्जा मांगा तो लेकिन उसने फिर आंखें इन लोगों को दिखाई थी कि पहले हमारा पुराना कर्जा वापस कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।